नमस्कार। एग्जाम प्लस में आपका स्वागत है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसे न चलना आता है न बोलना, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर कुछ ही सालों में वही बच्चा दौड़ने लगता है, किताबें पढ़ने लगता है, अपनी बातें कहने लगता है। कभी सोचा ये सब होता कैसे? ये जो एक तरह का जादू है, इसी प्रक्रिया को शिक्षा की दुनिया में अधिगम या लर्निंग कहते हैं। चलिए आज इसी को समझते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है। अगर इसे सबसे सरल शब्दों में समझना हो तो अधिगम का मतलब है अनुभव से सीखना। लेकिन इसमें एक छोटी सी शर्त है, जो सीखा है वो सिर्फ दिमाग में ना रहे बल्कि हमारे व्यवहार में, हमारे काम करने के तरीके में भी दिखे। अच्छा, यानी एक सीधा सा फॉर्मूला है, अनुभव लिया और उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन आया तो वो हुआ अधिगम। एकदम सही। अनुभव प्लस व्यवहार में परिवर्तन बराबर है अधिगम। अगर अनुभव लिया लेकिन व्यवहार नहीं बदला तो हम कहेंगे कि सीखना अधूरा है। जैसे कि वो सबसे आम उदाहरण हम सबने सुना है, जब कोई छोटा बच्चा पहली बार आग को छूता है। हाँ उसका हाथ चलता है। हाँ ये एक अनुभव हुआ। हाँ इसके बाद वो दोबारा आग से दूर रहता है। उसके व्यवहार में ये जो बदलाव आया, यही तो अधिगम है। बिल्कुल। या जैसे कोई छात्र रोज लिखने की प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे उसकी लिखावट सुधर जाती है। इसमें एक और दिलचस्प बात है, साइकिल चलाना। ये कोई किताब पढ़कर नहीं सीखता, बल्कि बार बार चलाकर, गिरकर, फिर उठकर सीखता है। यानी अधिगम असल में करने से, अभ्यास से होता है। जी। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि बड़े-बड़े मनोवैज्ञानिकों ने इसे कैसे परिभाषित किया है। इसमें सबसे आकर्षक बात यह है कि सभी परिभाषाएं आप देखेंगी घूम फिरकर एक ही शब्द पर आकर रुकती हैं। सबसे पहले जेपी गिलफोर्ड को लेते हैं। उन्होंने बहुत सीधी बात कही। क्या कहा उन्होंने? व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। बस इतना ही। यानी अगर व्यवहार नहीं बदला तो सीखना हुआ ही नहीं। अब स्किनर की बात करते हैं। उन्होंने कहा वातावरण से सामंजस्य बनाना ही सीखना है। इसका क्या मतलब हुआ? के हिसाब से वो खुद को ढाल लेता है। यही अनुकूलन या सामंजस्य बनाना अधिगम है। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है जब हम क्रो एंड क्रो की परिभाषा देखते हैं। वो कहते हैं कि अधिगम नई आदत, ज्ञान और सोच का विकास है। हाँ, ये बहुत व्यापक परिभाषा है। मतलब सिर्फ जानकारी लेना नहीं, बल्कि अच्छी आदतें अपनाना और सोचने का तरीका बेहतर करना भी सीखने का ही हिस्सा है। और वुडवर्थ इसे आज के जमाने से जोड़ते हैं। उनकी परिभाषा है नई जानकारी और नए तरीकों को सीखना। जैसे आज के समय में ऑनलाइन पढ़ाई करना सीखना या मोबाइल का सही इस्तेमाल सीखना, ये सब इसी में आता है। तो अगर हम इन सब परिभाषाओं का निचोड़ निकालें तो परीक्षा के लिए एक लाइन याद रखनी है कि सभी परिभाषाओं में एक बात आम है, और वो है परिवर्तन। ठीक है, तो अब जब हमें मतलब समझ आ गया है तो चलिए अधिगम की विशेषताओं को एक एक करके खोलते हैं। इसकी सबसे पहली और बड़ी खासियत क्या है? इसकी सबसे पहली विशेषता है कि अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग। जब तक जीवन है तब तक अधिगम है। बिल्कुल। दूसरी विशेषता है कि अधिगम अनुकूलन की प्रक्रिया है। जैसे ही हमारा माहौल या वातावरण बदलता है, हम खुद को उसके हिसाब से बदलने लगते हैं। हाँ, जैसे कोई गांव से शहर आता है तो उसके रहन सहन और बातचीत के तरीके में बदलाव आ जाता है। ये अनुकूलन है। और ये सीखना किसी एक देश या समाज तक सीमित नहीं है। नहीं, इसीलिए इसकी तीसरी विशेषता है कि अधिगम सार्वभौमिक है। दुनिया का हर इंसान सीखता है। चौथी विशेषता सीधे तौर पर हमारे काम से जुड़ी है। अधिगम कुशलता बढ़ाता है, यानी जितना हम अभ्यास करते हैं उतना ही हमारा काम बेहतर, तेज और सटीक होता जाता है। अब आते हैं उस बिंदु पर जो सबसे जरूरी है और जहां परीक्षा में सवाल फंस सकता है। पांचवी विशेषता है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। सिर्फ जानकारी को रट लेना या याद कर लेना सीखना नहीं है। अच्छा। जब तक वो जानकारी हमारे काम में, हमारी आदतों में न दिखे, तब तक उसे सच्चा अधिगम नहीं माना जाएगा। इसलिए याद रखें, बिना परिवर्तन के अधिगम नहीं होता। बिल्कुल। अगली विशेषता भी बहुत महत्वपूर्ण है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है।
हम कुछ भी सीखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य या मकसद जरूर होता है। जी, जैसे परीक्षा पास करना, एक अच्छी नौकरी पाना या एक बेहतर इंसान बनना। और अगर हम इस प्रक्रिया को और अंदर से देखें तो सातवीं विशेषता सामने आती है कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखना दिमाग से जुड़ा है। इसके लिए ध्यान लगाना, सोचना, समझना और याद रखना, ये सब बहुत जरूरी है। और आखिरी विशेषता जो एक शिक्षक के लिए सबसे जरूरी है वो है कि अधिगम सक्रियता पर निर्भर करता है। यानी बच्चा क्लास में जितना एक्टिव या सक्रिय होगा, सवाल पूछेगा, गतिविधियों में हिस्सा लेगा, वो उतना ही अच्छा और जल्दी सीखेगा। एक चुपचाप बैठा बच्चा कम सीखता है। ये तो हुई विशेषताएं, लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो सीखने के इस पूरी प्रक्रिया पर असर डालती हैं। बिल्कुल, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें सबसे पहला कारक क्या है? सबसे पहला और बुनियादी कारक है बालक की अपनी योग्यता। हर बच्चे की सीखने की क्षमता, गति और तरीका अलग होता है, इसीलिए दो बच्चों की तुलना करना बिल्कुल गलत है। दूसरा कारक है निश्चित उद्देश्य। बिल्कुल। अगर सीखने वाले को ये पता हो कि वो क्यों सीख रहा है, उसका लक्ष्य क्या है, तो सीखने की रफ्तार अपने आप तेज हो जाती है। इसके साथ ही परिपक्वता यानी मैच्योरिटी भी बहुत जरूरी है। बच्चे का शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। एक बहुत छोटे बच्चे को आप लिखना नहीं सिखा सकते क्योंकि उसकी उंगलियां पेंसिल पकड़ने के लिए परिपक्व नहीं होती। ये तो हुए बच्चे से जुड़े कारक। अब बाहरी कारकों की बात करते हैं, जैसे कि परिवार। हाँ, घर का माहौल कैसा है, माता पिता का व्यवहार कैसा है, ये सब बच्चे की सीखने की प्रक्रिया पर बहुत गहरा असर डालता है। परिवार के बाद आता है समाज, जिसमें उसके दोस्त, पड़ोसी और हमारी संस्कृति शामिल है। बच्चा इनसे भी लगातार सीखता है। इसके बाद आता है वातावरण, यानी स्कूल या घर का माहौल। अगर माहौल शांत और सकारात्मक है तो सीखना बेहतर होता है। और इस माहौल को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है शिक्षक के व्यवहार की। बिल्कुल, एक प्रेम करने वाला, सहयोग करने वाला शिक्षक बच्चे के मन से डर निकालकर सीखने की प्रक्रिया को बहुत आसान और तेज बना देता है। लेकिन इन सबसे ऊपर एक कारक है जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो है 8वां कारक, सीखने की इच्छा। अगर बच्चे के अंदर से सीखने की इच्छा ही नहीं है तो दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षक और सबसे अच्छा माहौल भी उसे कुछ नहीं सिखा सकता। परीक्षा के लिए ये गोल्डन लाइन है, लर्निंग डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन। सीखने की पूरी प्रक्रिया प्रेरणा और इच्छा पर टिकी है। जी। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि अधिगम सिर्फ किताबों से जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपने अनुभवों से लगातार सीखते हुए अपने व्यवहार को बेहतर और सकारात्मक बनाना है। और इसे समाप्त करने के लिए बस एक बात कहूंगी, एक अच्छा शिक्षक वो नहीं है जो सिर्फ जानकारी देता है, बल्कि एक अच्छा शिक्षक वो है जो बच्चे के अंदर सीखने की उस इच्छा को जगा देता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई नई चीज़ सीखते समय, मान लीजिए कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो शुरुआत में तो सब कुछ रॉकेट की तरह तेजी से समझ आता है, पर कुछ हफ्तों बाद लगता है जैसे गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। बिल्कुल, रफ्तार एकदम धीमी हो जाती है, या फिर इसका ठीक उल्टा अनुभव होता है। और फिर अचानक एक दिन सब कुछ क्लिक कर जाता है एकदम, और हम हवा से बातें करने लगते हैं। ये दोनों ही अनुभव सीखने की यात्रा का एक जरूरी हिस्सा है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ किसी परीक्षा के लिए एक टॉपिक रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारा दिमाग असल में सीखता कैसे है। तो चलिए सीखने के इस नक्शे को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये अधिगम वक्र होता क्या है? अगर इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझना हो तो कैसे समझेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए आप एक पौधा लगा रहे हैं। आप रोज उसकी ऊंचाई नापते हैं और एक डायरी में लिखते हैं। ठीक है। पहले दिन 1 इंच, 10वें दिन 3 इंच, 20वें दिन 5 इंच। जब आप इन बिंदुओं को एक कागज पर जोड़कर एक लाइन बनाएंगे तो लाइन उस पौधे की ग्रोथ की कहानी बताएगी। बिल्कुल। अधिगम वक्र ठीक यही काम हमारे सीखने के लिए करता है। अच्छा, तो ये हमारे सीखने का ग्रोथ चार्ट है। एकदम। जब हम सीखने की मात्रा, गति या हमारी क्षमता को समय और अभ्यास के खिलाफ एक ग्राफ पर दिखाते हैं तो जो रेखा बनती है वही अधिगम वक्र है। मतलब ये ग्राफ पूरी कहानी बता देता है, कब रफ्तार पकड़ी, कब अटके, और कब ऐसा लगा जैसे इंजन ही बंद हो गया था। अब जब हम ये आधार समझ गए हैं तो हम सीखने के अलग अलग रास्तों को, मतलब वक्र के प्रकारों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रास्ते पर चलते हैं। पहला प्रकार है सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व।
नाम से तो बहुत सीधा साधा लग रहा है। हाँ, और ये है भी वैसा ही। इसमें सीखने की गति हमेशा एक समान रहती है, बिल्कुल एक सीधी रेखा में। ग्राफ पर ये एक ऐसी लाइन होती है जो 45 डिग्री के एंगल पर लगातार ऊपर जाती है। मतलब जितनी मेहनत ठीक उतना ही नतीजा, लगातार। जी, जितनी मेहनत एक्स एक्सिस आप डाल रहे हैं, ठीक उतना ही नतीजा वाई एक्सिस आपको लगातार मिल रहा है। लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा होता है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी इंसान रोज ठीक 10 शब्द एक ही रफ्तार से सीख सकता है। ये तो एक मशीन जैसा हुआ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असल जिंदगी में ये वक्र लगभग न के बराबर पाया जाते हैं। ये एक आदर्श स्थिति है। अच्छा, लेकिन इसके उदाहरण मिल सकते हैं, खासकर जब काम बहुत सरल और दोहराव वाला हो। जैसे किसी ने तय किया कि रोज 15 मिनट टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, और हर रोज उसकी स्पीड में 1 शब्द प्रति मिनट का इजाफा हो रहा है। बिल्कुल। या कोई रोज एक पेज सुलेख लिखकर अपनी लिखावट सुधार रहा है। यहां सुधार लगभग एक समान गति से हो सकता है। समझ गई। तो परीक्षा के लिए याद रखने वाली बात यह है, एक समान गति से सीखना इज इक्वल टू सरल रेखीय वक्र। एकदम। तो अब उस वक्र पर आते हैं जो शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महसूस किया है, खासकर जब कोई नया काम शुरू करते हैं। उन्नतोदर वक्र या नेगेटिवली एक्सेलरेटेड कर्व भी कहते हैं। हाँ, ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन कर्व है। मतलब शुरुआत में जोश और सीखने की रफ्तार बहुत तेज होती है, लेकिन समय के साथ ये धीमी पड़ जाती है। ग्राफ पहले तेजी से ऊपर चढ़ता है और फिर धीरे धीरे सपाट होने लगता है। इसका कोई उदाहरण? जैसे कोई नया वीडियो गेम खेलना शुरू करता है। पहले कुछ लेवल तो बहुत जल्दी पार हो जाते हैं क्योंकि सब नया और आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे गेम मुश्किल होता है, लेवल पार करने में बहुत ज्यादा समय लगने लगता है। और ऐसा होता क्यों है? क्या हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है? मोटिवेशन एक कारण है, लेकिन सिर्फ वही नहीं। इसके पीछे कुछ और भी वजह हैं। एक तो शुरुआती आसान जीत, जिसे इजी विंस कहते हैं। किसी भी विषय का शुरुआती ज्ञान अक्सर आसान होता है तो हम जल्दी सीखते हैं। दूसरा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, विषय की जटिलता मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। और तीसरा, मानसिक या शारीरिक थकान, फिटीग, भी एक भूमिका निभाती है। तो परीक्षा के लिए इसका निचोड़ ये हुआ, तेज शुरुआत, धीमा अंत इज इक्वल टू उन्नतोदर वक्र। बिल्कुल सही। तो एक तरफ वो सीखना है जो रॉकेट की तरह शुरू होके धीमा पड़ जाता है, लेकिन उस सीखने का क्या जहां रॉकेट लॉन्च ही नहीं हो पाता, जहां लगता है कि हम एक ही दीवार से बार बार टकरा रहे हैं। वाह, क्या बढ़िया तरीका इसे पेश करने का। आप बात कर रही हैं तीसरे प्रकार की, नतोदर अधिगम वक्र, कॉन्केव लर्निंग कर्व, जिसे पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व भी कहते हैं। जी, और ये उन्नतोदर का ठीक उल्टा है। यहां शुरुआत में सीखना बहुत धीमा होता है, प्रगति दिखती ही नहीं, लेकिन अभ्यास के साथ अचानक गति तेज हो जाती है। तो ग्राफ कैसा दिखेगा? ग्राफ पहले तो जमीन से लगभग चिपक कर चलता है और फिर अचानक आसमान की तरफ भागता है। हाँ, ये बात मेरे साथ भी हुई थी जब मैं गिटार सीख रही थी। पहले कुछ हफ्तों तक तो बस उंगलियों में दर्द होता था, कोई धुन नहीं निकलती थी, मैं लगभग छोड़ने ही वाली थी। और दिलचस्प बात यह है कि यही नतोदर वक्र वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सीखना छोड़ देते हैं। इस शुरुआती संघर्ष के दौर को कुछ मनोवैज्ञानिक निराशा की खाई भी कहते हैं। निराशा की खाई, वैली ऑफ डिस्पेयर। हाँ, जब आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर नतीजा नहीं दिखता। जो इस खाई को पार कर गया वही असल में महारत हासिल करता है। इसके और क्या उदाहरण हो सकते हैं? गणित की मुश्किल सवाल, जब तक आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला समझ नहीं आता, आपसे एक भी सवाल हल नहीं होगा। लेकिन जिस पल वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया, आप एक के बाद एक सवाल हल करने लगते हैं। साइकिल चलाना, टाइपिंग सीखना, ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। यहां मुख्य बाधा प्रारंभिक कठिनाई पर काबू पाना है। तो इसका की पॉइंट है धीमी शुरुआत, तेज अंत इज इक्वल टू नतोदर वक्र। एकदम। और अब चौथा प्रकार, जो मुझे लगता है इन दोनों का मिश्रण होगा, मिश्रित अधिगम वक्र, मिक्स्ड लर्निंग कर्व। इसे एस आकार का वक्र भी कहते हैं। बिल्कुल। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो वास्तविक जीवन में ज्यादातर सीखना इसी तरह का होता है। ये एस आकार का होता है जिसमें सीखने की गति लगातार बदलती रहती है। मतलब ये नतोदर और उन्नतोदर दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। जी बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कैसे? शुरुआत में जब सिलेबस बहुत बड़ा और अनजान लगता है तो प्रगति धीमी होती है। ये नतोदर वक्र का हिस्सा है। फिर जैसे जैसे आप टॉपिक्स को समझते जाते हैं, आपकी गति तेज हो जाती है।
फिर एक समय आता है जब आप ज्यादातर सिलेबस कवर कर चुके होते हैं और अब सिर्फ मुश्किल या बारीकियां सीख रहे होते हैं, तब गति फिर से धीमी हो जाती है। अच्छा, तो वो उन्नतोदर वक्र का हिस्सा हो गया। सही पकड़ा। तो यह धीमी तेज धीमी गति का एक चक्र बन जाता है। मतलब असल जिंदगी का सीखना एक सीधी सड़क नहीं, बल्कि उतार चढ़ाव वाला एक पहाड़ी रास्ता है। इससे बेहतर तरीके से नहीं कहा जा सकता। इसलिए परीक्षा के लिए याद रखें, वास्तविक जीवन का सीखना इज इक्वल टू मिश्रित वक्र। तो ये थे 4 रास्ते, लेकिन इन रास्तों पर एक ऐसी जगह आती है जहां सब कुछ थम सा जाता है, एक ऐसा ट्रैफिक जैम जहां से निकलना मुश्किल लगता है। मैं बात कर रही हूं अधिगम पठार की। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। पठार का मतलब होता है एक समतल ऊंची जमीन। सीखने में इसका मतलब है जब आप लगातार अभ्यास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रगति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ना आगे बढ़ रहे हैं, ना पीछे जा रहे हैं, एक जगह अटक गए हैं। बिल्कुल। और ग्राफ पर ये कैसा दिखेगा? ग्राफ पर ये एक सीधी सपाट हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह दिखेगा। एक्स एक्सिस यानी आपकी मेहनत तो आगे बढ़ रही है, लेकिन वाई एक्सिस आपका सीखना ऊपर नहीं जा रहा, वो एक ही लेवल पर जम गया है। छात्रों के साथ तो ये अक्सर होता होगा, जैसे मॉक टेस्ट में स्कोर एक जगह आकर रुक जाना। बिल्कुल। एक छात्र रोज 8 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन उसका स्कोर पिछले 1 महीने से 150 में से 110 पर अटका हुआ है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, स्कोर बढ़ ही नहीं रहा। यही पठार है और ये बहुत निराशाजनक हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अटक गए हैं तो और ज्यादा मेहनत करना शायद सही जवाब ना हो। हमें मेहनत करने का तरीका बदलना होगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। पठार के कारण सिर्फ मेहनत की कमी नहीं होते, इसके कारण हो सकते हैं मानसिक थकान, प्रेरणा की कमी, परीक्षा का तनाव, या सबसे बड़ा कारण एक ही तरीके से बार बार पढ़ना। हाँ, जब दिमाग एक ही ढर्रे पर चलता है तो वो नई जानकारी को प्रोसेस करना बंद कर देता है। तो इस जाम से निकलने का रास्ता क्या है? इस पठार को कैसे तोड़ा जाए? सबसे पहला और जरूरी कदम है तरीका बदलना। चेंज द मेथड। अगर सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं तो किसी दोस्त से उस टॉपिक पर बहस करें या ऑनलाइन वीडियो देखें। कुछ नया करना। जी। दूसरा, एक छोटा सा ब्रेक लें। कभी कभी दिमाग को रीसेट होने के लिए समय चाहिए होता है। तीसरा, अपने अभ्यास में विविधता यानी वैरायटी लाएं। और चौथा, अपनी क्यों को याद करें। आपने ये सब शुरू क्यों किया था, उस प्रेरणा को फिर से जगाएं। तो इस सब का निचोड़ ये है कि पठार सीखने की यात्रा का अंत नहीं है, ये सिर्फ एक रेस्ट स्टॉप है। एकदम सही। और परीक्षा के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है, प्लेटो इज अ टेम्पररी स्टॉप इन लर्निंग। ये सीखने में एक अस्थायी रुकावट है, स्थायी नहीं। बहुत बढ़िया। ये पूरी बातचीत बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। तो चलिए परीक्षा हॉल में जाने से ठीक पहले के लिए एक तेज 1 पेज रिवीजन करते हैं। जरूर। तो अगर ग्राफ सीधी रेखा में ऊपर जा रहा है, मतलब सीखना एक समान गति से हो रहा है। ये है सरल रेखीय वक्र। सही। अगर ग्राफ पहले तेजी से चढ़कर फिर सपाट होने लगे, मतलब तेज शुरुआत और धीमा अंत, ये है उन्नतोदर वक्र। अगर ग्राफ पहले धीरे धीरे चले और फिर अचानक तेजी पकड़े, मतलब धीमी शुरुआत और तेज अंत, ये है नतोदर वक्र। बिल्कुल। और अगर ग्राफ में उतार चढ़ाव दोनों हैं, एस जैसा, तो ये असल जिंदगी का सीखना है, यानी मिश्रित वक्र। जी। और आखिर में अगर ग्राफ आगे तो बढ़ रहा है पर ऊपर नहीं जा रहा, तो सीखना अस्थायी रूप से रुक गया है और इसे हम पठार कहते हैं। ये एक शानदार सारांश है। इन मुख्य बिंदुओं को कोई भी याद रखेगा तो सवाल गलत होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है, सीखना हमेशा एक जैसा नहीं होता। ये एक यात्रा है, कभी एक्सप्रेसवे पर, कभी पहाड़ी रास्तों पर और कभी-कभी ट्रैफिक जाम में। लेकिन सही अभ्यास, सही तरीका और सही प्रेरणा हर लर्निंग कर्व को आखिरकार ऊपर ले जा सकती है। बिल्कुल। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा पुराना ज्ञान, हमारी पुरानी सीखी हुई बातें उस पर कैसे असर डालती हैं? क्या वो हमारी मदद करता है या हमारे रास्ते में रुकावट बनता है, या फिर उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता? हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो अधिगम स्थानांतरण या जिसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं, उसी विषय पर है। और आज की हमारी चर्चा का मिशन है इस कॉन्सेप्ट को और इसके अलग अलग प्रकारों को एकदम आसान उदाहरणों के साथ समझना। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं।
सामग्री के अनुसार जब कोई एक सीखा हुआ कौशल या काम दूसरे सीखने वाले कौशल या काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे ट्रक चलाने में सीखा हुआ कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को जरूर प्रभावित करेगा। बिल्कुल, और यहीं से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे आम प्रकार की, धनात्मक स्थानांतरण या पॉजिटिव ट्रांसफर। जी, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसका मतलब है जब आपकी पुरानी सीख किसी नई चीज को सीखना आसान बना देती है। ये एक तरह से मददगार ज्ञान है। बिल्कुल। स्रोत में एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। अगर किसी को साइकिल चलानी आती है तो उसे मोटरसाइकिल का संतुलन सीखने में बहुत कम समय लगता है। यहाँ साइकिल चलाने का पुराना हुनर, यानी वो जो बैलेंस बनाने की कला है, वो नए काम में सीधे मदद कर रहा है। एकदम सही। और अगर हम इसे पढ़ाई से जोड़कर देखें तो जिस छात्र ने गणित अच्छे से पढ़ी है उसे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के न्यूमेरिकल हल करने में आसानी होती है। अच्छा। क्योंकि दोनों में तार्किक सोच और गणना का कौशल काम आता है। लेकिन क्या हो अगर पुराना ज्ञान मदद करने के बजाय मुश्किलें पैदा करने लगे? हाँ, ये भी होता है। हाँ। यहीं पर आता है ऋणात्मक स्थानांतरण या नेगेटिव ट्रांसफर, है ना? बिल्कुल। ये तब होता है जब पुरानी सीख नई चीज सीखने में रुकावट पैदा करती है। पुरानी आदतें नई जरूरतों से टकराती हैं। इसका एक मजेदार उदाहरण है कार चलाने का। भारत में हम सड़क के बाईं ओर चलते हैं और स्टीयरिंग दाईं ओर होता है। अब अगर वही व्यक्ति अमेरिका जाए जहां सब कुछ उल्टा है तो उसका पुराना अनुभव उसे बार बार भ्रमित करेगा। हाँ, ये तो होता है। वो गलत साइड पे मुड़ने की कोशिश कर सकता है। सही बात है। और शिक्षण में भी ऐसा होता है। स्रोत बताता है कि हिंदी व्याकरण के नियम कभी-कभी अंग्रेजी व्याकरण सीखने में बाधा डालते हैं, क्योंकि दोनों के वाक्य विन्यास सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अलग होते हैं। अच्छा। और एक तीसरी स्थिति भी है, शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर। हाँ, ये बहुत सीधा है। जब पुरानी सीख का नई चीज सीखने से कोई लेना देना ही ना हो, न कोई मदद न कोई रुकावट। जैसे खाना बनाने की कला का फुटबॉल खेलने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये दोनों बिल्कुल अलग कौशल हैं। एकदम। और एकेडमिक दुनिया में इतिहास याद करने का ज्ञान आपको गणित के सवाल हल करने में न तो कोई मदद करेगा और न ही कोई बाधा डालेगा। बिल्कुल। दोनों ज्ञान के क्षेत्र पूरी तरह से अलग हैं। तो इसका मतलब क्या है? बात सिर्फ इन 3 प्रकारों पर खत्म नहीं होती। कुछ और भी बारीक प्रकार हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, इनमें से एक है क्षैतिज स्थानांतरण यानी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही लेवल पर। एग्जैक्टली। यह तब होता है जब एक ही स्तर पर सीखा गया ज्ञान उसी स्तर की किसी दूसरी समस्या को हल करने में काम आता है। इसका रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक शानदार उदाहरण है। मान लीजिए किसी ने कक्षा में दशमलव का जोड़ सीखा और फिर बाजार में सामान खरीदते समय बिल जोड़ने के लिए उसी ज्ञान का इस्तेमाल किया। बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसकी खासियत ये है कि यहाँ कठिनाई का स्तर नहीं बढ़ता, बस उसी ज्ञान का प्रयोग एक नई जगह पर होता है। अच्छा। अब अगला प्रकार है ऊर्ध्व स्थानांतरण या वर्टिकल ट्रांसफर। यह सीखने की प्रक्रिया में एक सीढ़ी की तरह है ना? बिल्कुल। इसमें निचले स्तर का ज्ञान उच्च स्तर की चीजें सीखने के लिए नींव का काम करता है। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कोई भी सीधे भाग यानी डिवीजन नहीं सीख सकता, उसके लिए पहले गिनती और पहाड़े सीखना जरूरी है। सही है। ये ज्ञान एक आधार बनाता है जिस पर भाग की समझ खड़ी होती है। बिल्कुल। और आखिरी प्रकार जो आज हम देखेंगे वो शरीर और दिमाग के तालमेल से जुड़ा है, द्विपार्श्विक स्थानांतरण या बाइलैटरल ट्रांसफर। हाँ, ये एक आकर्षक कॉन्सेप्ट है। जब शरीर के एक अंग से सीखा गया कौशल अपने आप दूसरे अंग में स्थानांतरित हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति जो दाएं हाथ से बहुत अच्छा लिखता है, अगर जरूरत पड़े तो कुछ अभ्यास के बाद बाएं हाथ से भी लिखने में सक्षम हो जाता है। जी हाँ। दिमाग ने जो कौशल सीखा है उसे शरीर के दूसरे हिस्से में भेज दिया। एकदम। तो इन सब प्रकारों को समझने का असली मकसद क्या है? खासकर एक शिक्षक के लिए इसकी क्या अहमियत है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। स्रोत में एक प्रो टिप दी गई है जो खास तौर पर CTET या UP-TET जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? और इसका जवाब? और इसका जवाब है, शिक्षक को हमेशा इस तरह से पढ़ाना चाहिए जिससे धनात्मक स्थानांतरण को बढ़ावा मिले।
उन्हें पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना चाहिए ताकि छात्रों के लिए सीखना आसान हो जाए। तो आज हमने देखा कि सीखना कोई एक अकेली घटना नहीं है। हमने अधिगम स्थानांतरण के कई रूप देखे, धनात्मक जो मदद करता है, ऋणात्मक जो बाधा डालता है, और शून्य जिसका कोई असर नहीं होता। साथ ही हमने क्षैतिज, ऊर्ध्व और द्विपार्श्विक स्थानांतरण को भी समझा। ये पूरी चर्चा हमें ये याद दिलाती है कि हमारा ज्ञान अलग अलग खानों में नहीं बटा है। ये एक जुड़ा हुआ जाल है जहां हर नई जानकारी पुरानी जानकारी से किसी न किसी तरह से जुड़ी होती है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको इसकी ये यात्रा ज्ञानवर्धक लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।